बायोलॉजी के 5वें चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत को जानना, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस टॉपिक को जानना है। तो इस टॉपिक में कुल मिलाकर हम लोगों को 6 महत्वपूर्ण बातों को जानना है। सबसे पहली बात है मेंडल के वंशागति के नियम, दूसरा है एक जीन की वंशागति, तीसरा है 2 जीन की वंशागति, चौथा है लिंग निर्धारण, पांचवा है उत्परिवर्तन, छठा है अनुवांशिक विकार, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो बात उस समय की है, उस वक्त की है जब आज की तरह का माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ। उस जमाने में मेंडल ने अपने कुछ गतिविधि के अंतर्गत एक बाग में उसने पौधा लगाया, और वो पौधा लगाया फूल का पौधा। उसने मार्केट से बड़े साइज के फूल के पौधे को लाया और लाकर लगाया वो पौधा, फिर बीज दिया, उस बीज को उसने समेट कर रखा। फिर जब दूसरा सीजन फूल का शुरू हुआ तो उसने बीज को फिर मिट्टी में लगाया और फिर इंतजार किया उसके फूल का। और जब समय आया फूल का तो उसने देखा कि जिस साइज का बड़ा फूल का बीज उसने पौधे से प्राप्त किया था, अब जो दूसरी बार उसने लगाया तो उसने देखा कि फूल का साइज छोटा हो गया। अब उसके मन में ये बात आया कि हमने लगाया बड़े साइज के फूल के पौधे को, और उससे जो बीज हासिल हुई वो छोटे साइज का क्यों हो गया, स्मॉल साइज का क्यों हो गया, लगाया लार्ज और वह छोटा क्यों हो गया। तो इस बात को लेकर उनके मन में यह संदेह पैदा हो गया कि आखिर कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी पौधे के अंदर ये विशेषता है जिसकी वजह से बड़ा को लगाने पे छोटा आ जा रहा। क्योंकि मेंडल जो है एक चर्च में पादरी थे, और दिन के कन्फेशन के बाद वो केवल पौधों के साथ अपने सारे दिन को बिताया करते थे, या तो अध्ययन में, या तो पौधों के साथ, या तो कन्फेशन। तो मेंडल ने जब इस तरह की बात को देखा तो फिर अलग अलग किस्म के पौधे को लिया और अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट को लिया, और लेने के बाद सबसे पहले हर बड़े साइज के फ्लावर को लिया और लेकर उसने देखा। तो देखने के बाद जो बातें देखने में समझ में आई उसको उन्होंने नोट किया, और लगभग इस तरह से उन्होंने 7 साल हर तरह के पौधे को उन्होंने इस तरह का जो वर्क था उसको पूरा किया, और पूरा करने के बाद एक पुस्तक लिख डाली सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, उसने सिर्फ देखने के आधार पर, क्योंकि उस जमाने में वैसा वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था कि पौधे के अंदर क्या हो रहा है। वो सिर्फ बाहर के परिवर्तन को देख करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकाल करके कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग के लिए जब सारे फ्लावर के पौधे को देखा और फिर उसमें चूज किया कि हम किस पौधे को अपने प्रयोग का मुख्य आधार माने, जो कम समय में आसानी से उग जाए और जिसके फ्लावर के सभी पार्ट्स आसानी से दिख जाए, और उसका पॉलिनेशन आसानी से करा लिया जाए, फर्टिलाइजेशन भी आसानी से हो जाए। और इस तरह से ऐसे पौधे को सबसे पहले उन्होंने चूज किया जो पौधा आसानी से उपलब्ध भी हो और आसानी से उसकी क्रियाओं को कराया जा सके। तो इसके लिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पी प्लांट्स को चुना, मटर के पौधे को चुना। और जब मटर के पौधे को उसने चुना तो मटर के पौधे में कुल 7 ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स को उसने लिया। तो उसमें यहाँ पर हम एक
जो टेबल है इस टेबल के अंदर देखिए कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, और यहाँ पर जो है पहले नंबर में जो पौधा मटर का पौधा लिया गया उसमें ये देखा गया तना की लंबाई। ऐसा पौधा जिसमें केवल तना को ध्यान में रखा गया कि जिसकी तने की लंबाई ज्यादा हो, और एक पौधा जिसके तने का साइज छोटा हो, मतलब स्टेम का हाइट लंबा और स्टेम का हाइट छोटा। इस दोनों कैरेक्टर वाले बीज को उसने कलेक्ट किया और फिर दोनों को क्रॉस कराया, और फिर उसके बाद उससे जो पौधे हासिल हुए उस पौधे में फर्स्ट जनरेशन का पौधा हमेशा तना लंबा वाला आया, फिर उसके बाद उससे जो बीज हासिल हुआ फिर उसको लगाया तो उससे छोटा पौधा, उससे तने की लंबाई घट गई। तो इस तरह से आज का किसान भी यह प्रोसेस करता है कि जब किसी दुकान से नया बीज लेता है तो उसको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार लगाता है, उसके बाद फिर उस बीज को वो बदल देता है क्योंकि गेहूं के साइज छोटे होने लगते हैं। तो इसलिए हर साल नए नए बीज का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं कि उसके साइज में जो है वो बड़ा साइज मिले, ताकि उसका प्रोडक्शन, ताकि उसका वेट ज्यादा से ज्यादा। तो अब यहाँ पर मेंडल ने 7 ऐसे कैरेक्टर्स को चुने जिसमें सबसे पहले मटर के पौधे के तना की लंबाई, स्टेम हाइट लिया, तो इसमें 2 कैरेक्टर टॉल और डार्क, लंबा और बौना को चुना। फिर दूसरा है फ्लावर कलर, फूल के रंग को देखा, तो मटर के पौधे में बैगनी और उजले रंग के फूल को लिया, वायलेट एंड वाइट। तीसरा फ्लावर पोजीशन, अब जो मटर के पौधे को लिया उसने देखा कि मटर के तना में फ्लावर जो है एक सेंटर ऊपर सबसे एक्सिस पर होता है, एक साइड पोजीशन पे होता है, उस दोनों को लिया। तो यहाँ फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है, ये 2 कैरेक्टर को फिर लिया। तीसरा है पॉड शेप, जिसको हम यहाँ छिमरी कहते हैं। मटर की छिमरी अभी मार्केट में आ चुकी है, तो उस मटर की छिमरी को देखिए, तो कुछ मटर की छिमरी हेल्दी रहती है और कुछ मटर की छिमरी अनहेल्दी रहती है, जिसमें खाली छिमरी दाना कम, छिमरी ज्यादा। और उसी तरह से इस तरह का पॉड शेप फली का आकार लिया, और इस फली के आकार में 2 तरह का कैरेक्टर है, इन्फ्लेटेड और अनस्ट्रिक्टेड। ऐसा मटर का मतलब ऐसा छिमरी जो पूरी तरह से फुला हुआ हो और वो पूरी तरह से हेल्दी हो, ऐसे जो है लिया इसको छिमरी, फूल फली का आकार खुला और सिकुड़ा। 5वां है पॉड कलर, अब छिमरी का भी जो रंग है उस रंग को भी देखा, एक प्योर हरा रंग का है और एक पीले रंग का है। इस 2 तरह की छिमरी का कैरेक्टर देखा गया। अब है छठा बीज का आकार, जब हम छिमरी छील देंगे तो उसके अंदर बीज मिलेगा, और उस बीज में एकदम राउंड, गोल मटोल जो बीज है उसको लिया, और एक बीज ऐसा लिया जो चुटका हो, जो झुर्रीदार। तो इस तरह से यह राउंड एंड रिंकल लिया, और फिर इसी तरह से 7वां कैरेक्टर है सीड कलर, बीज का जो रंग है वो बीज का रंग पीला और हरा है। तो इस 7 कैरेक्टर वाले सिर्फ पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स को लेकर एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया। एक दूसरे के साथ क्रॉस का मतलब है कि जैसे यहाँ पर एक प्लांट लिया और इसका साइज छोटा, तो एक का लंबा एक का साइज छोटा, इस दोनों में फूल हुआ, इसमें भी फूल हुआ, इसमें भी फूल हुआ, फ्लावर हुआ। अब यहाँ से इसको क्रॉस कराया एक दूसरे से पॉलन ग्रेन के जरिए, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, यहाँ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। अब ये जो पॉलिनेशन कराया, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड एंड फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से यह कैरेक्टर दिया। तो उसने मेंडल ने इसके 2 तरह के क्रॉस को कराया, मतलब सिर्फ अगर सिंगल कैरेक्टर लंबा को बौना के साथ मिलाकर अगर क्रॉस कराया, दोनों में जो है पॉलिनेशन कराया, तो इसको हम इनहेरिटेंस ऑफ
वन जीन कहलाया, या इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। यह जो है इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी इसको हम कहते हैं, जिसको हम एक संकर संकरण कहते हैं। इसका मतलब जब सिंगल सिंगल कैरेक्टर लंबा को बौना के साथ, बैगनी को उजला के साथ, अक्षीय को अंत के साथ, फुला को सिक्का के साथ, हरा को पीला के साथ, गोल को झुर्रीदार के साथ, पीला को हरा के साथ, अगर इस तरह के कैरेक्टर वाले सीड को लेकर खेत में लगाया, फिर इंतजार किया, और पानी खाद आराम से देता गया, और फिर उसमें फूल हुआ। फूल जब हो गया तो एक का जो हमारा मेल ऑर्गेन है, दूसरे का फीमेल ऑर्गेन है। मेल ऑर्गेन में पोलन ग्रेन बनेगा और फीमेल ऑर्गेन के स्टिग्मा पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। मतलब हैंड से, आदमी अपने हाथ से उसको पहुंचा दिया जाएगा, फिर उसको ढक देगा, इसलिए कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट के जरिए ट्रांसफर ना हो जाए। फिर आगे का प्रोसेस नेचुरल वे में होगा, फिर सीड का फॉर्मेशन होगा, और फिर उस सीड को लगाकर देखा जाएगा कि जिस कैरेक्टर का हमने इस्तेमाल किया उसमें से कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पर किताब के अंदर एक प्रैक्टिकल को जो है एक चार्ट के एक जो स्क्वायर वाले क्या इसमें चार्ट में डाल करके बताया गया है कि देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ जीन में जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया रिजल्ट के तौर पर, तो इसको हम पनेट स्क्वायर वर्ग कहते हैं। एक दूसरे साइंटिस्ट ने इसको एस्थेटिकल डेटा के रूप में इसको सजाने का काम किया। अब देखिए यहाँ पर मेंडल का ऑब्जर्वेशन पहला, पेरेंट्स जिसमें एक लंबा पौधा लिया, उस लंबे पौधे के कैरेक्टर के लिए कैपिटल डबल टी का इस्तेमाल किया। बौना पौधा जिसको ड्वार्फ कहते हैं उसके लिए स्मॉल डबल टी का इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ पर जो है कैपिटल डबल टी, स्मॉल डबल टी, ये इस दोनों से क्या लिया, गेमेट। ये पेरेंट्स है और इसका गेमेट्स है। अब इस दोनों गेमेट के बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ, मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के बीच क्रॉस हुआ, जो इससे पहले चैप्टर में भी हम चर्चा कर रहे थे रिप्रोडक्शन में। जब ये दोनों क्रॉस किया तो पहला जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग जो बना उसके अंदर कैरेक्टर आया टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कहने का मतलब है ये पेरेंट है, ये गेमेट है और ये उसका पहला संतान। अब इस संतान के अंदर जो कैरेक्टर आया तो इसका गेमेट यहाँ, इसका गेमेट इसमें, इसका गेमेट यहाँ है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसको पनेट स्क्वायर वर्ग में इसको सजा दिया गया। ये दोनों इस साइड में लिया गया, ये दोनों इस साइड में लिया गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये इस तरह का निशान मेल का है और इस तरह का निशान फीमेल का है, ठीक है। अब दोनों के बीच क्रॉस हो रहा है, यहाँ कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिल रहा है, तो इस डिब्बे के अंदर दोनों कैपिटल डबल टी आ गया और यह प्योर टॉल कहलाएगा, शुद्ध लंबा। और फिर उसके बाद ये टी इस टी के साथ क्रॉस कर रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया और इसको सिर्फ टॉल कहेंगे। अब देखो ये टी फिर इस टी के साथ क्रॉस कर रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यह भी टॉल होगा। ये टी और ये टी, ये आपको डबल स्मॉल टी आया, ये डॉर्फ आया। तो ये बोर्ड पर दिख रहा है और इसको खेत में होना है, ये प्रोसेस खेत में खुरपी, कचिया ये सब के साथ होना है और उसमें फ्लावर के साथ ये प्रोसेस होना। इसका मतलब ये सारा प्रोसेस बीज लगने के बाद, खेतों में पौधा उगने के बाद, फिर फ्लावर बनने के बाद, पोलन ग्रेन बनने के बाद, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने के बाद, और फिर इसके बाद तब ये बनेगा। तो ये क्रॉस जो है आपको
दिख गया कि इस तरह का क्रॉस होगा। अब इस क्रॉस को लिखा गया कि रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट ये आया कि लंबा को बौना के साथ कराया तो पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा हासिल हुआ। इसको हम एक और तरीके से इसको दिखा सकते हैं शॉर्ट में। ये इसका मतलब है ये इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा। तो देखिए हर हाल में ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है और यहाँ चारों न लिख करके सिर्फ एक को दिखाया गया। ये एक साथ चार आ जाएगा, लेकिन पहले जनरेशन में सभी का सब लंबा आएगा। लेकिन फिर इस लंबे पौधे को आपस में ही क्रॉस कराएंगे। तो आपस में जब हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा कि इसमें 3 लंबा आ रहा है और एक बौना आ रहा है, और जो बाहर से दिखता है उसके अनुपात को फेनोटिपिक रेशियो कहा गया, इसीलिए टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट। तो जिसका फेनोटिपिक अनुपात 3:1 है, और यह इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन रहेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो क्या आता है, तो आपको ये बताना होगा 3:1 आता है। फिर आइए जेनोटिपिक रेशियो। अब इसके अंदर के लक्षण को देखा गया तो उसमें तब ये जो 3 है ये 2 हिस्से में बट गया, 1:2:1। तो यह प्योर टॉल है, यह टॉल है, ये डॉर्फ है। ठीक है। अब आइए कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के या वन जीन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के क्रॉस से जो रिजल्ट आया, तब एक बात सामने आया कि यहाँ बौना को लंबा को बौना के साथ क्रॉस कराया गया तो सिर्फ लंबा ही क्यों हुआ, बौना कहाँ रह गया, वो बौना का कैरेक्टर कहाँ रह गया डॉर्फ का, तो वह छुपा रह गया। लेकिन वह छुपा कैरेक्टर अगली पीढ़ी में जाके दिख गया। तो ये जो छुपा हुआ कैरेक्टर है ये सभी प्लांट्स में देखा गया। इसलिए मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के लिए 4 तरह के नियम को यहाँ पर दिया। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, और इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और को डोमिनेंस है। ठीक है। और इस तरह से कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये दो है नियम का प्रतिपादन मेंडल के वन जीन इनहेरिटेंस से डेवलप हुआ। इसीलिए आदमी में आप देखिएगा हर घर हर परिवार में अगर किसी के घर में पहला बेटा पैदा हुआ है तो उसका इतिहास उलट के देख लीजिएगा, उसके घर में ये जनरेशन बना रहे। और इसी वजह से यह इस तरह का जो है बात होती है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो हमेशा क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। तो इस तरह से हमारा मेंडल के ऑब्जर्वेशन इनहेरिटेंस ऑफ फर्स्ट जीन में कितने लॉ का डेवलपमेंट हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। यह दोनों क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। अब आइए हम इसमें दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स को देखते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, पहली जो मेंडल की सोच थी उसने उसके कंसेप्ट जब क्लियर हो गए तो मेंडल ने सोचा कि हम दो कैरेक्टर को लेकर अगर हम पौधे के बीच क्रॉस कराएं तो क्या रिजल्ट आता। दो विपरीत कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराएं तब क्या रिजल्ट आता है। तो उसने जब 2 कैरेक्टर को लेकर उसने क्रॉस कराया तो उसको कहा गया इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो इसने कहा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तब इसमें से अब देखिए यहाँ पर पहला जो जनक है जिसको हम पेरेंट्स कहे हैं तो वह उसमें राउंड येलो सीड,
इसका मतलब है कि एक ऐसा बीज लिया जिसका आकार गोल हो और उसका कलर पीला हो, फिर दूसरा रिंकल ऐसा बीज जो झुर्रीदार हो और उसका कलर हरा है। इस दोनों कैरेक्टर के साथ फिर इसको क्रॉस कराया तो उसके लिए यहाँ पर जो कैरेक्टर आया वो क्या आया, डबल आर और कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वाई, स्मॉल डबल आर और स्मॉल वाई डबल वाई। अब देखो इस दोनों के बीच क्रॉस किया गया तो इसका जो गेमेट बना ये कैपिटल एक आर और एक वाई, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई। ये फर्स्ट जनरेशन में जो पहला जनरेशन है इसका डबल कैरेक्टर्स का वो यहाँ पर डेवलप हुआ। ठीक है, F1 जनरेशन। अब देखिए यहाँ जो राउंड एंड येलो बना, इस राउंड एंड येलो फिर अपने से ही क्रॉस कराया, इसीलिए लिखा हुआ है ऑन सेल्फिंग। अब देखिए अब इसमें से यहाँ आर वाई कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, इस कैपिटल ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर ये स्मॉल वाई, फिर उसके बाद इस कैपिटल आर को इस स्मॉल वाई के साथ लिया गया, इस आर को स्मॉल वाई के साथ लिया गया। इसका मतलब फिर ये गेमेट तैयार हुआ और जो गेमेट यहाँ तैयार हुआ वही गेमेट फिर यहाँ तैयार हुआ। इस तरफ फीमेल गेमेट है और यहाँ मेल गेमेट है। अब देखिए इस दोनों के बीच क्रॉस कराया, कैपिटल आर वाई दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो आपके सामने ये रिजल्ट दिख रहा है। फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो ये दिख रहा है, फिर इसको इसके साथ कराया यहाँ दिखा, इसको इसके साथ कराया यहाँ दिखा, और इस तरह से हर जो है एक दूसरे के साथ क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद कुल मिलाकर 16 रिजल्ट आए। और जब इस 16 रिजल्ट आए तो इसमें से जिसका फेनोटाइपिक रेशियो निकाला गया तो वह आया राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल ग्रीन 1। तो इसलिए यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है और इस क्रॉस को हम डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं और इसको 2 जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इस डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1, ये इसका फेनोटाइपिक रेशियो है। और फिर इसके जब जेनेटिक रेशियो को देखा गया तब इसमें 9 को 1:2:4, इस 3 को 1:3, इस 3 को 1:3 और ये 1 आ गया। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, और यह दोनों खुद अपने आप को लॉन्ग क्वेश्चंस में आने के लिए तैयार रहता है। ये जो आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है वह क्वेश्चन जब भी आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और उसके पनिट वर्ग को दर्शाएं, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वर्णन करें तो आपको यहाँ से यहाँ तक बात को लिखना होगा। फिर उसी तरह से अगर डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है तो फिर आपको यह कंठस्थ याद करके इसको आपको लिखना होगा। अब देखिए जब ये डायहाइब्रिड क्रॉस जब ऑब्जर्वेशन के बाद फिर देखा गया कि इसमें भी कुछ नियम है और उस नियम के तहत ही फिर आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आया। तो इस डायहाइब्रिड क्रॉस में भी 3 तरह की बातें सामने निकल के आई। एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, दूसरा है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, तीसरा है सहलग्नता और पुनर्योजन।
इसका मतलब ये है कि जब दो कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया तो जो नया पीढ़ी आया, नया जनरेशन आया, उसके उसके जो सेल में भी जो कैरेक्टर है वो बचा रह गया पहली पीढ़ी में, फिर नेक्स्ट पीढ़ी में आगे चला गया। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से दिखाया गया कि ये सीड जो है यह आपका सीड रिंकल है और यह सीड आपका केक और ये आपका रॉन्ड येलो है, रिंकल येलो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो टॉपिक है इसमें मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस ऑफ जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब आइए चौथा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। कैसे जब कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की संतान बनती है तो उसमें कैसे वो मेल होगा, कैसे वो फीमेल होगा, इसके बारे में ही आपको पता करना है। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो है क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है वो क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम है मेल के लिए XY और फीमेल के लिए XX है, ठीक है। अब इस X को इस X के साथ अगर मिलाया गया तो यह हमेशा फीमेल बनेगा, इस X को इस X के साथ मिलाया गया तो यह भी फीमेल बनेगा, इस Y को इस X के साथ मिलाया गया तो यह बनेगा मेल, फिर इस Y को इस X के साथ मिलाया गया तो यह बनेगा मेल। तो इसमें इस क्रॉस को आपको दिखाना होगा। इसका मतलब जो स्पर्म है, ह्यूमन का जो स्पर्म है उसमें जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम में X और Y कैरेक्टर है, और जो फीमेल है उसमें X कैरेक्टर है, और फिर दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो अगर मेल का Y अगर फीमेल के X से क्रॉस करता है तो जो बनेगा बच्चा वो मादा होगा, और अगर X मेल का Y के X मेल का X और फीमेल का भी X दोनों क्रॉस करेगा तो वह बन जाएगा फीमेल। तो इसलिए कहा गया कि अलग अलग अगर हम एनिमल्स को देखेंगे तो उसमें जो है उसके क्रोमोसोम का कैरेक्टर्स अलग अलग शो करता है। जैसे अगर मुर्गा की बात हम करेंगे या मुर्गी की बात करेंगे तो उसमें Z को शो किया गया है, और जो उसका फीमेल है मेल है वह ZZ है, और जो फीमेल है उसको ZW से डिनोट किया गया है। तो दोनों के बीच कब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, लिंग का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से मेल फीमेल का फॉर्मेशन होगा। अब आइए इसका जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा हेडिंग है, वो पांचवा हेडिंग है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं कि जब अचानक सेल के अंदर चेंजेस आ जाए, उसके जो क्रोमोसोम है उसमें अचानक चेंजेस आ जाए और वो चेंजेस सेल के नए फॉर्म के रूप में रहे, तो उस अचानक चेंजेस को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। तो अब वो चेंजेस चाहे सनलाइट की उपस्थिति में हो, वह चेंजेस केमिकल की उपस्थिति में हो, और इस तरह से यह जो चेंजेस आता है रिप्रोडक्शन के टाइम में सेल के अंदर जब क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है तो उस समय इसका भी चेंजेस होता है। तो इसका मतलब है उत्परिवर्तन क्या है, तो ये क्रिया है जिसमें जो गुणसूत्र है उसमें अचानक परिवर्तन आता है, और वह अचानक परिवर्तन कई कारणों से आता है, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं।
अब आइए इस चैप्टर का जो लास्ट हेडिंग है वो हेडिंग है जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक विकार। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो इसके अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें तीन की चर्चा है। पहला है पेडिग्री एनालिसिस, जिसको हम वंशावली विश्लेषण कहते हैं। दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडलीय विकार। और इसमें तीन तरह की बीमारी है, जिसमें सबसे पहला बीमारी है हीमोफीलिया, दूसरा बीमारी है सिकल सेल एनीमिया और तीसरा बीमारी है फेनाइलकीटोनूरिया। तो देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, यह एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें अगर आपके शरीर में कहीं पिन चुभ जाए और उस पिन के रास्ते से अगर ब्लड आपको बहना शुरू हो जाए तो वह बहता ही रह जाएगा। तो इसलिए यह हीमोफीलिया, यह भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, यह भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें जो ब्लड का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वो कचिया की तरह हो जाता है, हसिया की तरह, जिससे गेहूं काटने का काम करते हैं। तो उसी तरह से यह ब्लड का जो आकार है, शेप है, वो इस तरह का हो जाता है और जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाती है, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और फिर एक डिजीज है जिसको हम फेनाइलकीटोनूरिया कहते हैं। यह जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। फेनाइलकीटोनूरिया यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो उसके सेल में क्रोमोसोम में चेंजेस आता है और उस चेंजेस की वजह से यह डिजीज होती है। अब आइए सबसे लास्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब है कि सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में, हम जानते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। 46 क्रोमोसोम एवरी सेल में पाया जाता है और इस एवरी सेल में अगर चेंजेस आ जाता है, इसका नंबर अगर 46 से 45 हो गया, इसका नंबर 46 से 47 हो गया, तो इसका मतलब है कि यह जो है डिसऑर्डर होगा। और इसलिए अगर 46 से अगर 47 क्रोमोसोम आ जाता है तो उसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स कहते हैं। अगर 46 से 45 आ जाता है उसको हम टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। और अगर जो 21 क्रोमोसोम का अगर एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है तो उसको हम डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं। तो इस तरह से यह जो आपको ये तीनों आपके शॉर्ट नोट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इस तीनों को आपको याद करना पड़ेगा और इस तीनों से हर साल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम यह एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। गुणसूत्र के अंदर होने वाले परिवर्तन की वजह से होने वाला यह रोग है, जिसमें एक में 21 नंबर का गुणसूत्र अपना ही एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 से 47 हो जाता है। और उसके बाद टर्नर सिंड्रोम्स में एक गुणसूत्र घट जाता है और जिसकी वजह से शरीर में परिवर्तन आ जाता है, उसके लक्षण चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इसमें कुल 6 बातों की हम लोगों ने चर्चा की। जिसमें पहली बात थी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरी बात थी इनहेरिटेंस ऑफ जीन, तीसरी बात थी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, चौथी बात सेक्स डिटर्मिनेशन, पांचवी बात म्यूटेशन, और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अनुवांशिक विकार, पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनूरिया, और फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में है डाउन सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स और
टर्नर सिंड्रोम्स। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा की वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब कल हम लोग इसके आगे चैप्टर को फिर देखेंगे।